मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने केमिस्ट्री का वीडियो लेके। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 12th क्लास के चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सबसे पहले अपन चैप्टर के नंबरिंग के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम में ये चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाता है। ये चैप्टर एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। इसके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। इसके 2 पार्ट रहेंगे, ए और बी। 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का। ठीक है, जैसे कि नंबर की बात हमने कर ली है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक साल्ट क्या होते हैं और इन्हें कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो इनऑर्गेनिक साल्ट को अपन 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप्स में इनको। पहला आएगा अपना सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट क्या होते हैं कि कोई भी ऐसे साल्ट जो क्या हो, सिंपल, क्षार और अम्ल की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप इनका क्या हो, निर्माण हो, उनको अपन किस में रखेंगे, सिंपल साल्ट में रखेंगे। जैसे कि आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। इन सभी को अपन किस में रखेंगे, सिंपल साल्ट या सरल लवणों में रखते हैं। फिर बात करते हैं दूसरे टाइप्स की। दूसरा टाइप्स है आपका डबल साल्ट। डबल साल्ट का मतलब है, इनको एक नाम और दे सकते हैं अपन, यौगिक। जो डबल साल्ट होते हैं वो हमेशा कैसे मिलके बनेंगे, किसी दो सिंपल, 2 या 2 से अधिक सिंपल साल्ट से मिलके किसका निर्माण करेंगे, क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करेंगे और क्रिस्टल के रूप में मिलेंगे, जिन्हें अपन क्या बोलेंगे, डबल साल्ट। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्नेलाइट का। तो कार्नेलाइट किसका मिक्सचर है, कौन कौन से 2 सिंपल साल्ट है। पहला सिंपल साल्ट है पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, जो जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके इसका निर्माण करेंगे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जल के 6 अणु, जिसको क्या बोलेंगे अपन, कार्नेलाइट का। और इसी प्रकार अपन दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट और 24 अणु किसके, जल के, और निर्माण किसका कर लेंगे, पोटास एलम का निर्माण कर लेंगे, जो क्या है, एक डबल साल्ट का उदाहरण है या द्विक लवण का उदाहरण है। ठीक है, पोटास एलम। और ऐसे ही बात करते हैं किसकी, मोहर लवण की। मोहर लवण किन से 2 सिंपल साल्ट या सरल लवण है जिनसे मिलकर बना होता है, तो फेरस सल्फेट और दूसरा अमोनियम सल्फेट प्लस किसके 6 अणु जल के मिलके किसका निर्माण करते हैं, मोहर लवण का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं डबल साल्ट की, जिसमें ये क्या करते हैं, इनको जल में विलय करने पर ये अपने सभी आयनों का क्या देते हैं, परीक्षण देते हैं। जैसे आप किसको, पोटास एलम को जल में डिसॉल्व करोगे तो ये किससे मिलके बना हुआ है, पोटेशियम सल्फेट से, K2SO4 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस प्लस क्या है इसमें, जल के अणु कितने, 24 H2O। तो ये एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट दोनों का क्या देंगे, जल में परीक्षण देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए स्टार लगा के आप लिख सकते हो कि द्विक लवण जल में विलय करने पर अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। और इसी प्रकार जो आपके सिंपल लवण है वो भी क्या करते हैं, जल में विलय करने पर अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। अब देखो इसमें बात करो इसकी पोटास एलम की, तो पोटास एलम में कौन कौन से आयन उपस्थित है, पोटेशियम आयन उपस्थित है, सल्फेट आयन उपस्थित है और एल्युमिनियम आयन इसमें
उपस्थित है। किसमें? पोटास एलम में। ये सारे आयन क्या है इसमें उपस्थित, जिनका ये क्या देगा? परीक्षण देता है। अब बात करते हैं आगे अपने जो टॉपिक का, जैसे अपन ने नाम लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और तीसरे टाइप्स का अपना साल्ट कौन सा है? कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन साल्ट। कोऑर्डिनेशन साल्ट जो आपका चैप्टर का नाम है, वही कौन सा अपने तीसरे टाइप्स का इनऑर्गेनिक साल्ट है। अब देखो इसके बारे में अपन देखते हैं कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो तीसरे टाइप का अपना इनऑर्गेनिक साल्ट है कौन सा? कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन साल्ट। क्या होता है कोऑर्डिनेशन साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? ऐसे यौगिक, कोई भी ऐसा यौगिक जो क्या करे, केंद्रीय धातु परमाणु को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके कौन से बंध का निर्माण करे? कोऑर्डिनेशन या उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करे। और कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या हो गया? उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, उपसहसंयोजक यौगिक। तो कोई भी ऐसा परमाणु जो क्या करे, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे? धातु परमाणु को देके, और कौन से बंध का निर्माण करे? उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करे। तो उनसे इस प्रकार बनने वाले जो यौगिक है उन्हें क्या बोलेंगे अपन? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलेंगे। तो देखो इसमें जो एक तो क्या होगी? मेटल, और जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन धातु को देता है उसे क्या नाम देंगे? लिगेंड नाम देंगे। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में उसको नाम देंगे लिगेंड। तो बात कर ली किसकी? उपसहसंयोजक यौगिक की। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है उपसहसंयोजक यौगिक में। कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कि अपन ने एसिड बेस थ्योरी पढ़ी थी, अम्ल क्षार के बारे में, आरएनएस की, लुईस की ये अवधारणाएं पढ़ी थी। तो लुईस की अवधारणा में क्या बताया गया था कि कोई भी ऐसा क्या बोलेंगे? एसिड या अम्ल, अम्ल किसे कहते हैं? लुईस ने बताया था कि कोई भी ऐसा स्पीसीज या ऐसी प्रजाति या ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, क्या करता हो? ग्रहण करता हो, वो क्या कहलाता है? अम्ल या एसिड। और बेस किसे कहेंगे? कि कोई भी ऐसी स्पीसीज जो क्या करती हो? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हो, वो क्या कहलाता है? बेस। तो यहां पे अपन बात करें इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो मेटल क्या है अपना? लुईस एसिड है, जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप या इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। और लिगेंड यहां पे क्या है? लुईस बेस, जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के युग्म का त्याग कर रहा है। तो ठीक है, तो इसकी परिभाषा किस हिसाब से बोल सकते हो कि कोई भी ऐसे यौगिक जो क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके क्या बनाए? करके उपसहसंयोजक बंध बनाए, और उपसहसंयोजक बंध के फलस्वरूप किसका निर्माण हो? कॉम्प्लेक्स या संकुल का निर्माण हो। संकुल का निर्माण हो, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलेंगे। अब देखो अपन ने इतनी चीजें पढ़ ली, अब देखते हैं कि ये वास्तव में ये उपसहसंयोजक यौगिक बनते ही क्यों हैं? अम्ल क्षार की जो अभिक्रियाएं हैं और अभिक्रिया होके ये युग्म बनाते ही क्यों हैं? तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि क्यों तो मेटल इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, और क्यों जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करता है। तो देखो बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, K4 Fe
CN6 का। ये अपन एक किसका संकुल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं कि जो आयरन है, आयरन कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित हैं। और देखो साइनाइड जो CN है, ये क्या करता है, इसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित है साइनाइड के पास, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, जो किसे देगा, ये आयरन को देगा, या आपका Fe उसको देता है। तो Fe को कितने साइनाइड जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 6 साइनाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं। छह साइनाइड ग्रुप क्या है, अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर किसका निर्माण कर रहे हैं, उपसंयोजक बंधों का निर्माण कर रहे हैं। और ये रही अपन्या केंद्रीय धातु परमाणु या मेटल। अब देखो 6 साइनाइड परमाणु आयरन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, टोटल 26 तो देखो यहाँ पे पहले से थे, और 12 इलेक्ट्रॉन युग्म इन्होंने दिए। एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का युग्म देता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन दिए, टोटल कितने हो गए, 38। अब आयरन को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 36। आयरन के पी ब्लॉक में अपन जाते हैं आगे, तो कौन सी अक्रिय गैस आती है, क्रिप्टॉन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 36। अर्थात आयरन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 36 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास हो कितने रहे हैं साझा करने के बाद 38। तो यहाँ पे आयरन क्या करेगा, अपना 4s से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा, त्याग कर देगा, और त्याग करके किसका निर्माण कर लेगा, ये Fe+2 का निर्माण कर लेता है। और अब आयरन के पास यहाँ पे 26 इलेक्ट्रॉन ना बच के कितने बचते हैं, 24। अब 24 में अपन 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे ये 36, और विन्यास किसका आ जाएगा, अपना क्रिप्टॉन का स्थायी विन्यास आ जाएगा। अब स्थायी विन्यास तो आ गया, ये बात तो हो गई। अब देखो, अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये 4 जो पोटेशियम जुड़े हुए हैं, वो क्यों जुड़े हुए हैं। अपना एग्जाम्पल था K4 FeCN6 का। अब देखो साइनाइड पे सभी ने देखा है, चार्ज कैसा होता है, यहाँ पे एक ऋणावेश होता है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे उपस्थित होता है। अब आयरन कितना है, Fe+2, तो +2, 6 साइनाइड जुड़े हैं, तो माइनस के 6, चार्ज कितना बचा है यहाँ पे, -4। अर्थात इसको सीधा सा अपन तोड़ेंगे कॉम्प्लेक्स को, तो K4 प्लस, या इसको लिख लो 4K प्लस FeCN6 -4। जो इस पे औपचारिक आवेश है वो कितना है, -4 आता है। ये अपना क्या है, संकुल, और इस पे औपचारिक आवेश कितना है, -4 है। अब इस -4 को 4 पोटेशियम आयन इसके साथ जुड़ने में ये क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, और अपना कंपाउंड कौन सा बन जाता है, पोटेशियम फेरोसाइनेट। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनेट। अब देखो अपन बात करते हैं इसी एग्जाम्पल की कि इनको बोलते क्या क्या है। तो जो बड़े कोष्टक में बंद है, जो बड़े कोष्टक में बंद है, उन्हें तो अपन बोलेंगे समन्वय मंडल, समन्वय मंडल। और जो बाहर जुड़े हुए रहते हैं, चाहे बाईं तरफ हो या दाईं तरफ, उनको अपन क्या बोलेंगे, आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल। अब देखना, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स या साल्ट दिखे, कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसमें देखना हमेशा
बड़े कोष्टक के बाईं तरफ कौन सा आयन रहेगा? पॉजिटिव आयन रहेगा, ठीक है। और कोष्टक के दाहिनी तरफ कौन सा आयन रहेगा? हमेशा नेगेटिव आयन रहेगा। और बीच में उपस्थित क्या रहेगा बड़े कोष्टक में? उसके बोलेंगे अपन समन्वय मंडल, जिसमें क्या क्या उपस्थित रहता है? एक तो आपका मेटल, और मेटल को साथ कौन जुड़ा हुआ रहता है? लिगेंड। मेटल के साथ लिगेंड जुड़े रहते हैं। कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो यहां पे अपन एक टर्म निकल के आती है, कौन सी? कि लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? तो लिगेंड के लिए अपन सिंपल तरह से बोल सकते हैं, लिगेंड के लिए अपन परिभाषा बोल सकते हैं कि लिगेंड किसे कहते हैं? तो कोई भी ऐसी स्पीसीज जो क्या करे? धातु परमाणु के रिक्त डी कक्षक में, कौन से कक्षक में? रिक्त डी कक्षक में अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मक को देखकर कौन सा बंध बनाए? उपसंयोजक बंध बनाए। उन्हें क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं, ठीक है। लिगेंड की परिभाषा हो गई। और हमेशा ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के लिए मेटल के पास क्या होना चाहिए? रिक्त डी कक्षक उपस्थित होना चाहिए। यदि रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं होगा तो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो लिगेंड की परिभाषा हो गई। अब अपन देखते हैं कि लिगेंड किससे, लिगेंड की परिभाषा हो गई। अपन देखेंगे कि लिगेंड वास्तव में होते क्या है और लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। साल्ट अपने हो गया, टॉपिक अपना स्टार्ट हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। थोड़ा सा पीछे से लिया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया कहां से? तो ये इनऑर्गेनिक साल्ट है। 3 टाइप के इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। सरल लवण, सिंपल साल्ट, जिसका एग्जांपल अपन पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड का ले सकते हैं। फिर दूसरा आता है अपना द्विक लवण या डबल साल्ट। डबल साल्ट किसे कहेंगे? जैसे अपना मोहर लवण है, कार्नेलाइट है या फिटकड़ी है। ये सारी किसमें आते हैं? द्विक लवण में आते हैं। और तीसरा इनऑर्गेनिक साल्ट आता है कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन साल्ट। अब देखो, कोऑर्डिनेशन साल्ट में अपन ने मेटल लिगेंड के बारे में देखा। अब मेटल लिगेंड के बाद में बात आती है लिगेंड की, कि लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड ये क्या होंगे? एक तो आपको मैंने बताया था पीछे कि ये होंगे बेस। कौन से? लुईस बेस। लुईस बेस जो क्या करते हैं? अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, डोनेट करते हैं। डोनेट करते हैं किसे? मेटल को। और कौन सा बंध बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हमेशा तीर से दिखाया जाता है। ये बात मैंने पहले की क्लासों में भी बताई है और अभी भी बता रहा हूं। और देखना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में एक तो इसे तीर के निशान के द्वारा दिखाया जाता है, और तीर का जिस तरफ हेड होगा उधर तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म देने का, मतलब जिसको दिया जाता है उसकी तरफ तो क्या रहता है? तीर का हेड, और जो देता है उसकी तरफ क्या रहती है? इसकी टेल रहती है। तभी तो अपन बना रहे थे ना कि मेटल की तरफ तीर का निशान लगा रहे थे लिगेंड से। क्या मतलब हुआ? लिगेंड मेटल को क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन युग्म में देकर बंध बना रहा है, ठीक है। और बंध के बारे में आपको पता है कि किसी भी बंध के बनने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन बंध में साझा करते हैं, या बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलके बनता है, ठीक है। अब देखो लिगेंड कि जो जितने दाता परमाणु या जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलपी, जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देते हैं उसके बेस पे लिगेंड की बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है एक दंतुक लिगेंड अर्थात मोनोडेंटेड लिगेंड। फर्स्ट कौन सा हो गया?
मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। अब एक दंतुक लिगेंड क्या है, क्या होगा इसका मतलब कि जिसके पास जो क्या करेगा, केवल और केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही किसे देगा, धातु परमाणु को देकर बंध बनाएगा। या आप सीधा सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धातु आयन को देता है। ठीक है, तो बात कर रहे थे मोनोडेंटेड की, जिसमें क्या होगा, एक ही दाता परमाणु उपस्थित होगा। जैसे कि आपका हो गया साइनाइड। अब साइनाइड में एक ही दाता परमाणु होता है, चाहे वो नाइट्रोजन देते हैं या फिर कार्बन देते हैं। एक टाइम पे क्या होगा, एक ही जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मेटल को देता है। दूसरा हो गया अमोनिया, NH4, अमोनियम आयन H2O। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन एक टाइम में केवल और केवल ये क्या करेगा, एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे देता है, मेटल को देता है। ठीक है, और ऐसे ही क्लोरीन, फ्लोरीन या जो हैलोजन फैमिली है पूरी की पूरी, ऐसी हैलोजन फैमिली, सारे के सारे हैलोजन एक दंतुक लिगेंड या मोनोडेंटेड लिगेंड में आते हैं। और इसके अलावा कौन से हो जाएंगे आपके, इसके अलावा हाइड्राजीन है, ये रहा हाइड्राजीन, पिरिडीन है, पिरिडीन, ये सारे क्या होंगे, एक टाइम में एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देते हैं, किसे, मेटल को। ध्यान रखना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे दिया जाता है, मेटल को। और कौन सा बंध बनाया जाता है, उत्सर्जक बंध बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो एक आता है यहाँ पे हाइड्राजीन की, कि हाइड्राजीन को मोनोडेंटेड लिगेंड में क्यों रखा जाता है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि हाइड्राजीन को मोनोडेंटेड लिगेंड में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो दो नाइट्रोजन परमाणु हैं, एक ही यदि किसी परमाणु में एक के उपस्थित ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित और वो एक टाइम पे एक देता है तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे तो दो हैं, दोनों दे सकते हैं कि कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल हो। फिर से लिखता हूं कि कोई भी मेटल हो, उसे क्या कर दे, ये अपने दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके बंध क्यों नहीं बना सकती, हाइड्राजीन क्यों नहीं बना सकती। दोनों जो नाइट्रोजन समूह है वो क्या कर दे, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दे, और एक एक इलेक्ट्रॉन देके बंध क्यों नहीं बना सकती। तो इसका कारण है, इसके एक क्रम आती है या कारण बोल दो कि हाइड्राजीन है वो क्या करेगी, एक ही मेटल को यदि दोनों नाइट्रोजन समूह है, दोनों नाइट्रोजन समूह एक ही मेटल को यदि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या करेंगे, एक वलय का निर्माण करेंगे। और वलय का निर्माण होने से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी भी डिस्ट्रॉय होगी। स्टेबिलिटी में क्या होगी, कमी आएगी। और स्टेबिलिटी में कमी क्यों आती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज चार्ज। ये एक रिलेशन है स्टेबिलिटी और चार्ज में, कि जिस रिंग की जितनी छोटी साइज होगी उसका चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, और जिस रिंग का चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो हाइड्राजीन है वो क्या नहीं बनाती, मेटल के साथ दो उपसंयोजक बंध का निर्माण नहीं करती है। तो अब देखो मोनोडेंटेड लिगेंड में भी अपन इन जो लिगेंड है इनको भी अपन डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, इनके ऊपर प्रेजेंट चार्ज के अकॉर्डिंग। और चार्ज के अकॉर्डिंग देखो इसको डिवाइड किया जा सकता है, पहला न्यूट्रल, या उदासीन। न्यूट्रल लिगेंड
न्यूट्रल लिगेंड। दूसरा अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं पॉजिटिव में। तीसरा अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव लिगेंड में। अब देखो न्यूट्रल लिगेंड किसे बोलोगे, पॉजिटिव लिगेंड किसे बोलोगे और नेगेटिव लिगेंड किसे बोलोगे। ऐसे एकाकी या ऐसे दाता परमाणु जिनके ऊपर क्या हो, कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं हो, तो उन्हें किस में रखेंगे अपन, न्यूट्रल लिगेंड में। जैसे जल, और दूसरा हो जाएगा इसमें NH3, अमोनिया या एमीन, ठीक है, हाइड्रोजन, NH2, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके उदासीन यौगिक या उदासीन लिगेंडों में। फिर आते हैं आपके पॉजिटिव लिगेंड। अब पॉजिटिव लिगेंड में कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। देखो होने को बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे भी उदासीन लिगेंडों की अपन बात करेंगे तो आपका CO हो जाएगा, इथीन हो जाएगी, pyridine हो जाएगी। ये सारे भी किस में आते हैं, उदासीन लिगेंडों में। इनके बारे में अपन पूरी डिटेल से देखेंगे, और जो मैं लिंक में आपको PDF फाइल दे रहा हूँ उसमें पूरे के पूरे आपके जितने भी टाइप्स के उदासीन लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड है और नेगेटिव लिगेंड है, उन सभी को यहाँ पे दे दिया। बस यहाँ पे अपन केवल और केवल इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में देख रहे हैं कि किस प्रकार से होता है। तो इन पे कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है, इसलिए इनको न्यूट्रल लिगेंड या उदासीन लिगेंड। अब पॉजिटिव लिगेंड देखो, पॉजिटिव लिगेंड में हो जाएगा आपका अमोनियम आयन, जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है। जिन पे पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होगा उन्हें क्या बोलोगे आप, धनावेशित लिगेंड, ठीक है। NO पॉजिटिव हो जाएगा, NO2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारे के सारे इस टाइप्स के किस में आ जाएंगे, आपके धनावेशित या पॉजिटिव लिगेंडों में, जिनके ऊपर क्या हो, धनावेश हो, तो उन्हें पॉजिटिव लिगेंड में रख देंगे। और सारे के सारे चल किस में रहे हैं, मोनोडेंड्रेट में, अर्थात ये सारे के सारे क्या होंगे, एक समय में एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, मेटल आयन को देंगे। अब ऐसे ही नेगेटिव में आ जाएगा आपके कौन सा, SO4 नेगेटिव, साइनाइड CN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, या जो आप फ्लोरीन, क्लोरोफ्लोरो और ब्रोमो, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके ऋणावेशित लिगेंडों में आ जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा नेगेटिव में कौन से आ जाएंगे, NO3 नेगेटिव, एक C5H8 नेगेटिव, साइक्लोपेंटाडाइईन आयन, ठीक है। और एक आ जाएगा आपका साइनाइड हो गया, ठीक है, इतने बहुत है। तो ये सारे के सारे किसके टाइप हो गए, अपने मोनोडेंटेड लिगेंड के टाइप हो गए। अब इसी प्रकार अपन देखेंगे वैस अपना क्या लेके चल रहे थे कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते हैं, उसके दाब पर उनको क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। अब देखो सेकंड टाइप आ जाएगा अपना बाइडेंटेड लिगेंड। दूसरे टाइप का अपना आ गया बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड किसे बोलेंगे, ऐसे लिगेंड या ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो क्या करते, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दान करे, किसे,
मेटल को एक समय में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का दान करे, या उस ऐसी स्पीसीज जिसमें कोई भी परमाणु ऐसा उपस्थित या कोई भी ऐसे परमाणु उपस्थित हो जो एक समय में 2 एलपी या लोन पेयर ऑफ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में मेटल को देते हो। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं EN, एथिलीन डाईएमीन, ठीक है, एथिलीन डाईएमीन। NH2 और यहाँ पे NH2, और ये क्या करेगा, दोनों नाइट्रोजन समूह या जो भी एमीन समूह है इसमें उपस्थित हैं वो क्या करेंगे, मेटल को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे। अब ये मत बोलना कि सर हाइड्रोजन में तो दोनों नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? वहां पे जो रिंग बन रही थी वो कैसी बन रही थी, 3 मेंबर या 3 यौगिकों वाली बन रही थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रही है, 5 यौगिकों वाली बन रही है। 1 2 3 4 5 यौगिकों वाली बन रही है। अब साइज इंक्रीज होगी तो चार्ज क्या होगा, डिक्रीज, और जब चार्ज डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हो गया एथिलीन डाईएमीन। देखो इसके EN से लिखते हैं, जो इनकी शॉर्ट फॉर्म है वो EN, एथिलीन डाईएमीन। अब देखो यहाँ पे डबल MINE नहीं आएगा, केवल AMINE ही आएगा, ठीक है। अपन कैजुअली एमीन को लिखते हैं एमीन, लेकिन यहाँ पे ये वाला ही आएगा लिगेंड के नाम में, केवल ये। और दूसरा आता है अपना ऑक्सीलेटो। अब देखो ऑक्सीलेटो पहला एग्जांपल हो गया एथिलीन डाईएमीन का, दूसरा एग्जांपल है इसका ऑक्सीलेटो का, जिसे OH से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, OH से, ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो, ठीक है। अब ऑक्सीलेटो में फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, लेकिन ये डोनेट करेगी ये वाली ऑक्सीजन। जो ये वाली ऑक्सीजन है इन पे चार्ज होगा नेगेटिव। कितना नेगेटिव, 2 नेगेटिव, या पूरे को अपन जो फॉर्मल चार्ज बोलेंगे वो कितना आ जाएगा, -2 पूरे ऑक्सीलेटो पे। और यहाँ पे उपस्थित जो भी आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगी, डोनेट करेगी ऑक्सीलेटो, ठीक है। और ये किसे डोनेट करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को, और क्या बना लेगी, एक स्पीसीज का निर्माण, या अपने जो साल्ट है कॉम्प्लेक्स साल्ट उसका क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। किसी भी स्पीसीज के साथ जुड़ सकता है, ये जरूरी नहीं कि किसी के लिए स्पेशली ही हो, कोई भी मेटल हो। यहाँ पे नॉर्मली होगी आपके डी ब्लॉक की मेटल्स होगी, तभी तो इनके पास डी कक्षक उपस्थित होंगे। और डी में कौन सी होगी, 3D। जो 3D संक्रमण श्रेणी होती है उनकी मोस्टली जो मेटल्स होती है वो क्या करती है, संकुल यौगिकों का निर्माण करती है। और इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और आता है ग्लाइसिनेटो का। बाइडेंटेट में थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लाइसिनेटो का। ग्लाइसिनेटो, ठीक है, ग्लाइसिनेटो हो जाएगा, जिसे अपन किससे डिनोट करेंगे, GLY। जो अपन कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं ना, कॉम्प्लेक्स में ये मेटल होगी आपकी, कोई भी मेटल, और फिर कोष्टक में GLY। यहाँ पे कितनी भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा मेटल के पास कितने रिक्त डी कक्षक है उन पे, तो इसे GLY से लिखिए, ठीक है। अब ग्लाइसिनेटो की बात करते हैं संरचना की। संरचना कैसी होती है, तो देखो इसे मैं बता दूं,
कि ग्लाइसिनेटों की संरचना कैसी है। ये आपका कार्बन समूह है, ठीक है, और कार्बन समूह के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा यहाँ पे NH2। एक नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और एक क्या देगी, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाएगा, संकुल यौगिक बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हो गया ग्लाइसिनेटो का। अब बात करते हैं किसकी, त्रिदंतुक लिगेंड की, ट्राइडेंटेड लिगेंड। तीसरे टाइप्स का अपना जो लिगेंड आएगा वो कौन सा होगा, ट्राइडेंटेड। थर्ड टाइप आएगा अपना ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड में क्या होंगे, 3 दाता परमाणु उपस्थित होंगे। कितने दाता परमाणु उपस्थित होंगे, 3 दाता परमाणु या 3 ऐसे दाता परमाणु होंगे जो क्या करेंगे, मेटल को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, जिसे अपन बोलेंगे त्रिदंतुक लिगेंड। अब इसका पहला एग्जांपल आता है टरपीरिडीन का। जो ट्राइडेंटेड है इसमें पहला एग्जांपल आता है PER और PY से इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, और नाम हो जाएगा इसका टरपीरिडीन, टरपीरिडीन, ठीक है। अब देखो टरपीरिडीन में जो लिगेंड की संरचना होगी वो किस प्रकार की होगी, तो उसमें क्या होगी, टरपीरिडीन। देखो नाम है टर या ट्राइपीरिडीन, 3 पीरिडीन उसमें क्या होगी, उपस्थित होगी, और ये है अपनी पीरिडीन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, टरपीरिडीन को ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरी पीरिडीन के साथ जुड़ेगी, अपनी पीरिडीन, यहां से तीसरी पीरिडीन के साथ जुड़ेगी, ठीक है। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रत्येक नाइट्रोजन के पास, आपको पता है एक होता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगी, किसी भी मेटल के साथ जुड़ के इस तरह से जो उपसंयोजक बंध है उसका क्या करेगी, निर्माण करेगी, और ये हो गई अपनी टरपीरिडीन, ठीक है। अब आगे अपन 3 टाइप्स के अपन ने पढ़ लिए हैं लिगेंड, अब 3 टाइप्स के और अभी बाकी हैं। ट्राइडेंट हो गया, इसी प्रकार होगा आपका टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड। इसी प्रकार 3 टाइप्स के और पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल देखेंगे, और वो किस तरह से मेटल के साथ अपने उपसंयोजन बंध बनाते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।